थोड़ा सा समझेंगे। चंपारण आंदोलन बिहार लगभग यही है ना। बिहार यही है लगभग, और यहां से गंगा नदी गई है, यही ना है, गंगा नदी गई है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण नदी आती है, यहाँ से आती है, इधर से आती है, और इधर से एक महत्वपूर्ण आती है जो जो कोसी, और यहाँ से आएगी, नहीं गड़बड़ हो गई थोड़ा सा, ये और इधर होना चाहिए था, ये कोसी नदी। कोसी नदी इसलिए, देखिए कोसी नदी के बारे में कभी पूछेगा, बार बार पूछता है। कल पप्पू यादव भी कोसी नदी के बारे में चर्चा कर रही थी, क्षेत्र उसी क्षेत्र में। कोसी नदी को बदलते हुए मार्ग बदलने वाली नदी कहते हैं, क्यों? क्योंकि कोसी नदी जीज अचानक पहाड़ से उतरती है, और अचानक जैसे इतना ऊंचा से उतर रहा है और डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे हो गया। अब कोई नदी पानी खूब लेके पहुंच रहा है और नीचे में उसको पानी धारण करने वाला है ही नहीं है, तो क्या करेगा? वो फैलेगा, तो 4 गो 5 गो नदी बन जाएगा। जिधर से मन हुआ, कभी आज देख रहा है कभी उसके गांव से तो कभी उसके गांव से, पता चला कि आज गांव में है ये नहीं है, ये नदी है। और यही कारण है वो क्षेत्र डेवलपमेंट नहीं है। जब गरीबी पढ़ाएंगे, पलायन पढ़ाएंगे, बेरोजगारी पढ़ाएंगे, तो उसमें वो नदी आएगा। सबसे ज्यादा पलायन उन्हीं क्षेत्रों का है। आप देखे होंगे उधर के अगर कोई होंगे कोसी इलाका के, तो घर घर के लोग उधर से भाग गए हैं। दिल्ली गांव के एक एक घर से लोग भागे हुए हैं लगभग, है ना। और गरीबी वहां ज्यादा दिखेगा वहां पर, तो वो चीजें अलग है। नदी आती है, और यह जो इलाका है, यह इलाका पूरे बिहार में, यह इलाका चंपारण का, यह इलाका पूरे बिहार में सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। चंपारण का ये जो इलाका है, ये सबसे उपजाऊ है। उपजाऊ तब होगा जब नदियां होंगी, और नदियां यहाँ 12 मासी नदियां, 12 मास। अभी तो बरसात के कारण इसमें पानी हो ही रही है, बरसात नहीं भी रहेगा तो कई नदियां कहां से, एवरेस्ट के तरफ से, नेपाल के तरफ से निकलती है, पानी धीरे धीरे बहाती रहती है। यही कारण है यहाँ डैम बनाया गया। क्या नाम है डैम का? कई डैम बनाए गए, और एक और डैम, ये डैम बनाए गए। ये जो इलाका है बहुत डेवलपमेंट इलाका है। हर फसल का, सभी फसल का अपना अपना एक रूट होता है। हम चाय की खेती यहां नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। चाय की खेती इधर नहीं कर सकते। चाय की खेती हम कर सकते यही इलाका में, यही इलाका में जहां बहुत कभी कभी बहुत ठंडी भी पड़ती हो, और जहां कभी कभी गर्मी भी पड़ती हो। यहाँ अक्सर ही गर्मी होती है, अक्सर ही, अधिकांशतः समय। जहां पर वर्षा ज्यादा चाहिए, अब बरसात सबसे ज्यादा कहाँ होती है? बिहार में, किशन। इसलिए चाय की खेती वहां। और दूसरी बात तो यहाँ का जो क्षेत्र है समतल नहीं है, ढलान वाला, इसलिए चाय ढलान ऐसे वाले पे होता है कि पानी छू जाए और निकल जाए, पानी जमे नहीं। पानी जमने वाले जगह पर चाय की खेती नहीं होगी, पानी जमने वाले जगह पर क्या होगा? तो धान की खेती होगी। इसलिए आप गांव में जाइएगा तो दम हर गांव में लबालब पानी। सबका अलग अलग वेदर है, वो ज्योग्राफी वाले सर आपको क्लियर करेंगे। चाय की खेती भारत में अंग्रेजों द्वारा करवाई जाती है, कर्नाटक क्षेत्रों में पहले लाया जाता है, और धीरे धीरे भारत के विभिन्न जगहों पर चाय की खेती करवाई जाती है। और भारत के अंदर में जो ये इलाका पहाड़ी वाला, जो भारत के अंदर में पहाड़ी वाला इलाका है, जिसमें असम का क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का क्षेत्र हो गया, अभी हम घूम के आए हैं, दार्जिलिंग का क्षेत्र हो गया, या उधर के क्षेत्र हो गए, या इधर गुजरात और कर्नाटक के क्षेत्र हो गए, वहां पर चाय की खेती का ज्यादा आपको प्रकोप है। या दक्षिण भारत में आप जाइए, केरला में जाइए, आप तमिलनाडु के कुछ जाइए क्षेत्रों में, वहां चाय की खेती होती है। नील की खेती हम कर रहे हैं। नील की खेती एक नगदी खेती है। नगदी खेती का अर्थ समझिए। नगदी खेती का मतलब है क्या? जैसे जो खेती को तोड़े और डायरेक्ट वहीं से भेज दिए हम दुकान में, नगदी खेती है। जैसे हम ऊख को, ईख ऊख हम लोग बोलते हैं अपने गांव के तरफ। आप लोग को जो माने आप लोग हार्वर्ड टाइप के हैं तो ईख इसको समझते हैं। गन्ना इसको ज्यादा करिए, वो गन्ना पदाधिकारी भी आपका वैकेंसी में आता है। ईख की खेती जो होती है
वो क्या करती है, कटती है, ट्रैक्टर पर रखाती है और सीधे चीनी मिल चली जाती है। यही कारण है वो नगदी फसल है। नगदी फसल, दो फसल होता है ना, कौन कौन, नगदी और आय। तो नगदी फसल का मतलब है जो डायरेक्ट खेत में से ही चले जाए, कहाँ, मार्केट में। नगदी, ये नगदी फसल है। और इस फसल का सबसे उपयुक्त जगह कौन सा है, ये है नदिया जिला है, गोविंदपुर है, पूर्णिया है, आदि आदि क्षेत्र है जहां पर नील की खेती हो रही है। नील की खेती के लिए हमने कहा था कि 1813 के बाद अंग्रेजों का ये फ्री मिल गया था अंग्रेजों को, कि कोई भी अंग्रेज, चाहे जो इंग्लैंड का कोई भी वासी जो चाहेगा वो भारत में जाएगा, जाके अपना व्यापार कर सकता है। ईस्ट इंडिया का कंपनी का क्या हुआ, अधिकार छिन गया। तो बड़े पैमाने पर अंग्रेज भारत करने के लिए, कृषि करने के लिए आ गए और भारत के विभिन्न जगहों पर जाके रहने लगे। अभी भी आप जाइएगा, जो चंपारण क्षेत्रों के लोग होंगे, अभी भी पुराने किले दिखते होंगे वहां, अभी भी दिखता है, पुराना किला दिखेगा, अभी भी आपको दिखेगा, अभी भी वहां पर, हाँ उसमें अभी भी दिखेगा आपको, अभी भी वो चंपारण के घटनाक्रम देखेंगे, वो बहुत उस समय बहुत। तो ये चंपारण का जो क्षेत्र है सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और जनसंख्या वाला भी क्षेत्र है। जनसंख्या भी यहाँ पर ज्यादा है, जनसंख्या वाला क्षेत्र। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिला में, पटना में। पटना में इसलिए है कि सब कोई आके यहीं पर बसिएगा, यहीं पर से यहीं का अथी ले लीजिएगा तो ये होबे ना करिएगा। वास्तविक में यहाँ का जनसंख्या नहीं है, बढ़ा दिए आप हम मिलके। एनीवे, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र को हम यहाँ ले आते हैं, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या है कि ये पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। 20 कट्ठा का क्या होता है, 1 बीघा। इस 20 कट्ठा में अनिवार्यतः यहाँ के लोगों को 3 कट्ठा में क्या करना है, नील की खेती करना है। नील की खेती करना है, 3 कट्ठा में नील की खेती करनी। नील की खेती में होता क्या था, एक तो आपसे अनुबंध कर लिए, और आपका अगर 2 बीघा जमीन है तो 6 कट्ठा में आपको नील की खेती, 1 बीघा है तो आपको 3 कट्ठा में कम से कम है, ये जरूरी नहीं है 3 से 4 हो सकता है, 3 से कम नहीं होगा। दूसरा चीज कर दिया क्या कि नील की खेती करिएगा, तो नील की खेती करिएगा तो हम आपसे अनुबंध कर लिए पहले ही, आपका नील उपजेगा, आपका प्रति केजी नील हम 5 रुपये लेंगे, एकदम फिक्स कर दिया। जबकि मार्केट में वो बेचेगा तो 10 रुपये बेचेगा। लेकिन डरा धमका के अंग्रेज और बेवकूफ बना के क्या किया, यहाँ के लोगों से क्या किया, 5 रुपये पे अनुबंध। 5 रुपये का मतलब 5 रुपये नहीं, उदाहरण हम बता रहे हैं, ये नहीं आप किताबों में लिख दीजिएगा कि 5 रुपया, हम उदाहरण 5 रुपया होना चाहिए उसका 10 रुपया, लेकिन वह 5 रुपया पर अनुबंध कर लिया। तीसरा चीज इसमें होता क्या था कि ये जब खेती करिएगा तो आपको जबरन खेती भी करवाई जाएगी, जबरन आपसे अनुबंध भी करवाया जाएगा, और दूसरे खेत में भी आपसे काम करवाया जाएगा मजदूरों की तरह। यानी बेगार, बेगारी इसको बोलते हैं। बेगारी जैसे पहले नहीं देखते थे, रहता था खाली खाने पर भर दिन काम करता रहता था लोग, नहीं होता है गाँव में, मैंने इस तरफ से आज से 20 साल पहले 25 साल पहले होता था, रह रहा है खाली खाना खिलाए उसी पे काम कर रहा है, बेड बेकारी। तो बेड बेकारी भी आपसे करवाया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था जिस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अगर नील हो रहा है तो नील की नगदी फसल जिस क्षेत्र में भी होगा उस क्षेत्र में वो भूमि क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। भूमि पर अगर उसके बाद अगर कोई फसल करिएगा तो इसमें होना चाहिए 50 केजी अनाज उपजना चाहिए, चावल दाल या कुछ भी, चावल और गेहूं। लेकिन जब नील की खेती कर लीजिएगा और तब उस पर खेती करिएगा तो सीधे ये 15 केजी पर चला आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी उर्वरा शक्ति क्या हो गई है, कमजोर हो गई। और चूंकि 19वीं शताब्दी में जर्मनी में आर्टिफिशियल नील की क्या हो रही थी, खोज हो चुकी थी। अब भारत से नील मंगाने की जरूरत थी नहीं, इसलिए आपने 1859-60 में तो देखा था एक विद्रोह हुआ था, लेकिन उस 60 के विद्रोह के बाद बंगाल क्षेत्रों में तो नील की खेती बंद हो गई, लेकिन ये क्षेत्र में नील की खेती चलती रही। 19वीं शताब्दी में जब हो गया तो धीरे धीरे इसकी मार्केट क्या हो गई, मांग कम गई। और इकोनॉमी कहता है कि जब मांग कमेगी तो ऑटोमेटिकली वस्तु का मूल्य क्या होगा, घटेगा। जब मांग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। आम का मूल्य पहले 15 रुपये 20 रुपये होता था, इस बार 70 रुपये से नीचे नहीं गया, 60 रुपये से। क्यों, क्योंकि मांग बढ़ गई है, मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जनसंख्या इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, लोगों के पास पैसे हो गए हैं, हर लोग आम खाता है, गरीब से गरीब भी लोग आम खाता है खरीद के, इसीलिए मार्केट प्राइस उसका संतुलन रहा। तो आप गौर किए होइएगा, मार्केट में जब से आया तब से 100 रुपया में 1.5 केजी, 100 रुपया में 1.25 केजी तक सीमित था।
देखे कि नहीं देखे, गौर किए हैं कि नहीं किए? मार्केट में क्या है, मांग के अनुसार इसकी मांग कम गई। मांग कम जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ के लोगों को नील की खेती का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, इसलिए ये तनाव में थे। इसीलिए, लेकिन तनाव में थे तो चूंकि किसान विद्रोह कम करता है, किसान विद्रोह इसलिए कम करता है कि किसान को जीवन रोटी का सवाल होता है। मजदूर विद्रोह करता है, किसान विद्रोह नहीं करेगा, क्योंकि वो मजदूरी, क्योंकि वो उनका जीवन रोटी का सवाल है, क्योंकि वही किसान है जिसका जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में बहुत लंबे समय से यहाँ समस्या थी, लेकिन चूंकि 1885 ईस्वी में ही कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी भारतीयों के द्वारा हुई थी। इसमें आपने 72 लोग देखा था, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, जो इसमें सबसे ज्यादा वकील थे, सबसे ज्यादा डॉक्टर, शिक्षक थे, सबसे ज्यादा पत्रकार थे, और भी कई लोग, ये जितने भी वकील, पत्रकार, दुनिया जान, इंजीनियरिंग जो यहाँ पर किए हुए लड़का लड़की होइएगा, वो मामूली परिवार से होइएगा क्या? अरे भाई, कोई इंजीनियरिंग करके एको को ना आए हैं? जो भी आए होइएगा वो कोई मामूली परिवार के बच्चे नहीं होंगे। 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया आपको 3 साल में बाबूजी दे रहे हैं, इसका मतलब मामूली परिवार के। ये जो 1885 में 72 लोग हैं, ये कोई मामूली परिवार के नहीं है, सभी जमींदार परिवार के लोग हैं। सभी क्या है, बनर्जी से लेकर जितने लोग हैं सभी क्या है, जमींदार परिवार के लोग हैं। और जमींदार कभी भी किसान का हित चाहेगा, किसान का हित चाहेगा। इसलिए 1885 के बाद अपने में ही राजनीति, आज भी देखिए, क्या आम किसान राजनीति में है? क्या है? कौन है राजनीति में? सब बड़े बड़े लोग हैं, जो जमींदार परिवार के लोग हैं, विधायक, सांसद। अब 100 में एक आध दूगो को छोड़ दीजिए। 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस ने कभी भी किसानों का हित के लिए काम नहीं किया, कभी भी काम नहीं किया। हाँ, चूंकि इसको ही रखना है आंदोलन के लिए, क्योंकि यही मोहरा है, इसलिए बेवकूफ बनाते हुए चलता चला गया। नहीं समझे? जैसे आज क्या है, 1885 में जब हुआ तो 1885 में कांग्रेस की मांग में कभी भी किसान की मांग नहीं थी। किसान को लगा, छोटा छोटा दल बना लिया किसान, छोटा छोटा किसान अपना अपना संस्था बनाएगा, लेकिन उस छोटा छोटा संस्था से थोड़ी मांग को पूरा करेगा। अगर अब नीतीश कुमार के पास हम अकेले जाएंगे तो कोई भी होगा? पूरे विद्यार्थी के मांग को लेकर जब जाएंगे, या जब एक बार विद्यार्थी, पूरे विद्यार्थी, जैसे कल ये मार खाया है टीचर वाला, अब सोच के लिए टीचर वाला ना उसमें गया, अगर उसमें बीपीएससी वाला भी शामिल होता, रेलवे वाला होता, बैंकिंग वाला, एसएससी वाला और ग्रुप डी वाला सब शामिल हो जाता, तो इसकी संख्या बहुत बड़ी होती, और इस संख्या का प्रभाव इतना होता कि लाठीचार्ज नहीं होता, सरकार तुरंत बुलाती किसी को। लेकिन अंग्रेजों, ये 1885 में जितने लोग आए, जितने लोग कांग्रेस के सदस्य थे, किसके चापलूस थे? सब अंग्रेजों के चापलूस थे। इसीलिए कह दिया, कौन कि पद के भूखे हैं। कौन कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी गुड। बंकिम चंद्र चटर्जी की जितने जो लोग हैं 85 वाले जो कांग्रेस के सदस्य, सब क्या है? पद के भूखे हैं। आगे बढ़ता गया, लेकिन बढ़ते 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 1916 का समय आया, और 1916 में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ। लखनऊ में अधिवेशन, और लखनऊ में अधिवेशन हुआ तो चंपारण के ही राजकुमार, का मतलब ही नहीं कि राजा का कुमार है, पहले बेटा का नाम रख देता था लाल बाबू, राजकुमार शुक्ल यहीं का, चंपारण का बरेवा गांव का है। बरेवा गांव हमरो तरफ है। जब हम सुने तो आइए बीपीएससी पूछ दिया किस गांव के हैं, पढ़े हैं कोई क्वेश्चन? बरेवा गांव पूछा हुआ है, मुरली बरेवा गांव। ये मुरली बरेवा गांव के थे, ये भी गए थे चंपारण, ये लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में बहुत सारी बातें हुई, वो हम लोगों ने लखनऊ अधिवेशन में पढ़ा है। लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से साइड में मिलते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि देखिए हमारे एक, चूंकि यह भारत के दृष्टि से देखे तो चंपारण तो बहुत छोटा सा जगह है, चंपारण तो बहुत छोटा सा जगह, चंपारण का मतलब है 2 गो जगह, चंपारण पूर्वी और पश्चिमी। तो छोटा सा जगह के मामला को तो उठाना तो बड़ा, चूंकि हम कांग्रेस का बैठक में जा रहे हैं और पूरे भारत का बैठक पे वो काम कर रहा है। लेकिन राजकुमार शुक्ल कहे, और गांधी जी का आगमन हो चुका है 9 जनवरी 1915 में। गांधी जी जब एंट्री किए उस समय विश्व युद्ध चल रहा है, और गांधी जी को लगा कि विश्व युद्ध में फंसा है कौन? अंग्रेज। अंग्रेज फंसा है तो सबसे ज्यादा घाटा किसको है? इसीलिए वो भारत आया। भारत आया तो भारत आते ही अंग्रेज, जो बुद्धिमान अंग्रेज थे, इनको पकड़ लिया, कहा कि अरे आप महान आदमी है, आप ये है वो है, बढ़िया है, आप केसर हिंद उपाधि दे दी, और दे दिया। हुआ फायदा उठा लिया और केसर हिंद की उपाधि दे दिया।
केसर हिंदी की उपाधि देते ही कह दिया कि जे महाराज आप आए हैं, आपका बात कौन टालेगा, सब नैका नैका लड़का को कहिए कि सेना में भर्ती होगा। गांधी जी सब जगह आह्वान किए कि सभी यंग बॉडी क्या करे, सेना में भर्ती हो, और सेना में भर्ती होता चला गया। इसीलिए उसका नामकरण कर दिया, सब सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट कर दिया गया। लेकिन जब सेना में भर्ती कर दिया तो गांधी जी को लगा बाद में 1 साल 2 साल के बाद कि यार भर्ती तो करवा दिए, सब कुछ करवा दिए, लेकिन अंग्रेज हमको कुछ देने वाला नहीं है। उनको 1 साल में ही पता चल गया, नैके नैके आया 1915 में काम करवा लिया। वो जान रहा था कि 1 साल के बाद तो इसको वास्तविकता का पता चलिए जाएगा, 1 साल में बहुत कुछ करवा लिया। गांधी जी 1916 में लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में ही राजकुमार शुक्ल उनको इनवाइट करते हैं, और ब्रजकिशोर प्रसाद चंपारण जो आंदोलन है, चंपारण से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया मंच पर, और गांधी जी को कहा कि आप इसका नेतृत्व क्या करें, प्रदान करें। तो कहा कि नेतृत्व प्रदान करेंगे, और यही तो हम खोज भी रहे थे, क्योंकि गांधी जी बहुत बौद्धिक व्यक्ति थे। गांधी जी को पता था कि भारत को अगर भारत से आजाद करवाना है, भारत को आजाद करवाना है अगर अंग्रेजों से, तो इसके लिए 2 हथियार है। नंबर ये हथियार, इसका मार्केट खत्म कर देंगे, महेंद्रू से सारा लड़का लड़की यहाँ से भगा दे, पानी लेके आओ तो पूरा लड़का लड़की को हटा दे, तो मार्केट तो ऐसे ही ना फुचका वाला बर्गर वाला सब अपने आप ना हट जाएगा। नहीं हट जाएगा क्या? आप देखिए लॉकडाउन में क्या स्थिति था, यहाँ के मोहल्ला के जो रेंटर था सब खाली करके भाग गया था ना। रेंटर जो रेंट लगाने वाला सब तबाही में भूखे मरने लगा था, सब्जी वाला बर्बाद होने, अगर वो 3-4 महीना और भी रहता तो ये इस एरिया 5-6 महीना में ये एरिया कोलैप्स कर गया होता, खत्म हो जाता एरिया। ये स्थिति थी, मेरी बात समझ रहे हैं? ये बिल्डिंग बना रहा है, ये पहले बिल्डिंग नहीं बना था, ये सब खत्म हो जाएगा, मेरी बात समझ। तो गांधी जी को ये पता था कि अंग्रेजों को भगाना है तो सबसे पहले यहाँ मार्केट खत्म कर देंगे, इसका मार्केट खत्म कर देंगे, बाद में इसका प्रयोग करेगा असहयोग आंदोलन में। एक तो ये करेगा, दूसरा अगर इसको अंग्रेजों को भगाना है तो इसको बाहुबल के, बहुसंख्यक के बल पर इसको हटा सकते हैं, लोग हथियार के माध्यम से नहीं कर सकते, गांधी जी को पता। और बहुसंख्यक कौन है? ये 1885 में स्थापित कांग्रेस है क्या? तो कांग्रेस तो मुट्ठी भर क्या है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इससे आंदोलन होगा, इससे तो कोई नहीं। और ये ऐसा व्यक्ति है जिसको कहिएगा आंदोलन कर लेके तो जैबो नहीं करेगा, ये ज्यादा दिमागी लोग है, ये ज्यादा दिमाग, इसमें जितने लोग हैं सब खतरनाक दिमाग का है। वो चढ़ा बढ़ा देगा, अपने न जाएगा, चढ़ा बढ़ा देगा, अपने नहीं जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये स्थिति है। तो गांधी जी क्या किए, गांव गांधी जी सोच ही रहे थे कि कोई किसान आंदोलन का हम क्या करें, नेतृत्व करें, और किसान का मौका मिल गया राजकुमार शुक्ल का। राजकुमार देखिए, गांधी जी जब आए तो कहा कि ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, हम आएंगे, लेकिन इस साल नहीं आएंगे, अगले साल आएंगे, और ऐसे समय में आएंगे जिस समय सब स्थिति न गर्मी ज्यादा रहे न ठंडी रहे ज्यादा। 1917 में ठीक ठाक स्थिति थी, अब अप्रैल में गर्मी आ जाती है, उस समय ठीक ठाक स्थिति थी। मार्च में वो आएंगे कहाँ पर, बंगाल, बंगाल से होते हुए आएंगे पटना। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए ऐसे नहीं, उसका 1922 से ही उनके पुरखा पूरे सिस्टम को नेतृत्व कर रहा है। ये नेहरू रिपोर्ट से लेकर आगे जितने कांड होंगे सब उसमें उसका परिवार है, उसका दरबार। वो तो पूरा इलाहाबाद का क्षेत्र दे दिया, राजबाड़ा ही दे दिया, बहुत सारा त्याग किया। ये इतिहास जानेगा, इतिहास का व्यक्ति को ना समझ में है, तो ये चीज है। चलिए, ये मैं उसका अथी नहीं हूँ, सपोर्टर नहीं हूँ, मर्दर समझे, लेकिन ये है। आगे बढ़ते हैं, क्या करें। गांधी जी जब आएंगे तो गांधी जी को ये पता है कि हम अचानक सिर्फ चंपारण चले जाएंगे तब तो मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होगा, हमको मामला को क्या करना है, हाईलाइट करना है। बंगाल, बंगाल से आए कहाँ, पटना, पटना से आए कहाँ चले गए, मुजफ्फरपुर, और उन जगह पर टारगेट किया जहां जहां समस्या है किसानों की, क्योंकि इनका आंदोलन 3 कठिया प्रथा के लिए नहीं था सिर्फ, क्योंकि बिहार में प्रत्येक जगह कोई ना कोई तरह की समस्या थी ही थी। किसानों की समस्या, किसान की समस्या उस समय थी और आज भी समस्या है। आज नहीं है समस्या क्या, मेरे सीतामढ़ी में भी बहुत तरह की समस्याएं हैं, वहां पर कई समस्या। मेरे गांव के पूरे लोग खाली हो गए, बगल अगल के लोग खाली है। यहाँ एक बच्चा बैठा, उसका चारों तरफ से गांव घिर गया पानी से। मेरी बात समझ रहे हैं? तो गांधी जी आए, चंपारण गए, वहां से दरभंगा गए, दरभंगा में भी गए, दरभंगा महाराज का भी शोषण हो रहा था, और वहां से तब गए कहा, मोतिहारी गए, मोतिहारी रुके
मोतिहारी से फिर चले जाएंगे कहाँ, बेतिया, पैदले जाएंगे और बेतिया पर जाएंगे, वहीं पर जाके फिर करेंगे। उसी जाने के क्रम में वह क्या हो जाएंगे, वो चाहते रहते हैं। गांधी जी को डर नहीं है। उस पर हम एक लड़का, ये जो है क्या नाम है, नेतृत्व करता है दिलीप, दिलीप भी वैसे ही है। देखिएगा वो मार खाने में आगे रहता है, उसमें बहुत कल बहुत मार खा लिया, मार खा लिया। वो गांधी जी सोचते हैं कि हम आंदोलन करें या हमको कोई पकड़े नहीं, तब फिर मामला अच्छा नहीं है। वो चाहते रहते थे कि हमरा खाली पकड़े। जब पकड़ाइएगा ना तो आप हाईलाइट होइएगा, पकड़ाए, और जब ये पकड़ाए तो हम भूख हड़ताल पे जाए, क्योंकि उसके पास एक एक हथियार। कस्तूरबा गांधी बार बार कहती थी कि जहाँ चलते वहां जाएंगे हम, बार बार जहाँ जहाँ जाइएगा वहां, जेलों जाइएगा तो जेलों में जाएंगे। जेले में गई या जेले में मर भी गई। यहाँ चंपारण गए, चंपारणों जाएंगे, कहेंगे अरे यार ये गुजरात नहीं है, यहाँ जाहिलों का, अरे हम जाएंगे वहीं पर। आप आएगी तो साथे चंपारण आएगी, चंपारण उसके साथ पैदल जाएगी। तो गांधी जी ने क्या किया कि गया, गांधी जी को रोक दिया कौन, गेट, एडवर्ड गेट, वहां पर उपराज्यपाल गेट ने क्या किया, रोक दिया। गेट रोक के उसको बंदी बना लिया, बंदी बनाया, बंदी बना के उसको जेल में रखने के लिए था। जब पता चला बड़े पदाधिकारियों को, जब गवर्नर को पता चला तो कहा अरे 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 बापू, किसको तुम जेल में रखा है, वो बाहर है तो हम लोग सुरक्षित है, वो जेल में गया तो तुम नहीं समझ रहे हो। अफ्रीका में तो जब उसका कोई नहीं था तब वो कांड करके आ गया, अफ्रीका में तो कांड करके आया, वो तो यहाँ पर, ये भारत तो उसका अपना देश है, उसको जल्दी भगाओ, जल्दी उसको अति करो, छोड़ो। और इसलिए क्या किया, उनको छोड़ दिया। तो कहा कि हमारे जो यहाँ है तीन कठिया व्यवस्था है, इस तीन कठिया व्यवस्था में इसको हटाना पड़ेगा, और 35% जो लगान है आप लिए हुए हैं उसको क्या होगा, वापस करना पड़ेगा। तो कहा कि पहले इसके लिए कमिटी बैठाते हैं। कमिटी बनाया गया, और सलाई के, एडवर्ड सलाई के नेतृत्व, एफसी सलाई के नेतृत्व में क्या किया, अध्यक्षता में गठन किया। अच्छा यहाँ देखिए, अंग्रेज किसी भारतीय को अध्यक्ष नहीं बनाया, अध्यक्ष बनाया किसको, सलाई को। लेकिन गांधी जी इसमें अध्यक्ष, गांधी जी भी क्या सदस्य बने, और कहा कि एक ही आदमी नहीं, सलाई को बोला कि आप अध्यक्ष बनना है तो गाँव गाँव घरे घरे घूमिएगा क्या, जो हमारा कम से कम 8-10 आदमी चाहिए। इसलिए आप 8-10 आदमी का जब नाम लिखाएंगे ना, तो 10 आदमी का, जय आदमी का नाम लिखाएंगे, सब आदमी का नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद, अपनी पत्नी अनुग्रह नंदन और कई लोगों को उस सदस्य बनाया, और सदस्य बना के गांव गांव में एक टीम बनाया, गांव गांव में घूमे, गांव गांव में घूमा तो महिलाओं को भी साथ रखा, हर टीम में महिला को साथ रखा।